हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। नाम तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। और आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, और उसका नाम है पादपों में जंतु एवं पादपों में परिवहन, है ना। जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, और फिर बात करेंगे पादपों में परिवहन कैसे होता है ना। तो ये आज टॉपिक आपको क्लियर करवाना है मुझे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, एक बार फिर आपको कह दूं कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, अध्याय सारांश की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बताओ, आपको होती है कि नहीं होती है बेटा? आपको भोजन की जरूरत है नहीं है? बोलो यस, कमेंट में बोलो यस या नो। जल पानी की जरूरत है कि नहीं? ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं? ऐसा बेटा सभी जीवों को जरूरत लगती है, सभी की आवश्यकता है ये भोजन, जल और ऑक्सीजन, ठीक है ना। यस। जंतुओं की कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन में भूमिका निभाती है। जो आपकी सेल है ना, वो पोषण में और उत्सर्जन में क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। पोषण, परिवहन और उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन? जंतुओं की कोशिका, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। कोशिका तो बताइए ना आपको क्या है, कोशिका के बारे में और पढ़ेंगे हम आगे भी, है ना। कोशिका आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है ना। कोशिका से ही बेटा क्या बनता है? कोशिका से ही आपके ऊतक बनते हैं, और ऊतक से क्या बनते हैं? ऊतक से अंगों का निर्माण होता है। आपके जो अंग होते हैं कि नहीं, अंग, ये अंग, हाँ, अंग बनते हैं, और अंगों से शरीर तंत्र बनता है, और सारा सामूहिक शरीर तंत्र एक बॉडी या शरीर कहलाता है, ठीक है ना, इस तरह से। ओके, तो कोशिका किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, छोटी से छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। और वो इकाई पोषण, परिवहन, उत्सर्जन में भूमिका निभाती है। क्लियर है बेटा? ओके, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन, ठीक है ना, या सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। हृदय, एक तो हृदय, कौन? हृदय, और रक्त वाहिनियां यानी कि धमनियां और शिराएं, ठीक है ना, संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर में क्या बनाती है? रक्त परिसंचरण तंत्र बनाती है, ठीक है। ओके, ओके, अगला देखिए, रक्त। रक्त तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त कैसी चीज है? तरल, लिक्विड है, जो आपकी धमनियों में और शिराओं में प्रवाहित होता रहता है, लगातार प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। ओके, प्लाज्मा की बात करें तो रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त जिस तरल से बना है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, है ना। यस। हीमोग्लोबिन, लाल रक्त की कोशिका होती है जिनमें एक लाल वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? जो आपकी आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, उस रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक वर्णक होता है, यानी कि एक कलर होता है, एक पिगमेंट होता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम क्या? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ही आपका रक्त लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। यस, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। किसमें भाई? लाल रक्त कणिकाओं में एक लाल वर्णक होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है बेटा? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। ओके, बहुत सी बारीक जानकारियां आज आपको मिलने जा रही है, ठीक है ना, आपकी बॉडी संबंधित, ठीक है ना। हार्ट कैसे काम करता है, रक्त वाहिनियां कैसे काम करती है, वो सब आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अब श्वेत रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या है भाई? ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। एक मिनट, इसमें
ठीक है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, यानी कि इनको बोलते हैं हम लोग WBC बेटा। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं, अर्थात क्या? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना। तो ये जो कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है, आपके शरीर में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव, जो रोगाणु फैलाते हैं, वो जब चले जाते हैं अंदर, तो उन रोगाणुओं को खत्म करने का काम करती है कौन? WBC या श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स मतलब रक्त बिंबाणु एक तरह से, और इसका काम है आपकी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जमाना। यानी कि जब कई बार क्या हो जाती है, जैसे कहीं हाथ कट गया, पैर कट गया, तो क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, वहां से नहीं होती है, खून बहता नहीं बहता है। तो उस बहते हुए खून को बंद करने का जो दायित्व है वो किसके पास में है? वो है आपके प्लेटलेट्स के पास में, है ना, जो कि रक्त का ही एक हिस्सा है, एक भाग है, ठीक है। यस, तो रक्त वाहिनियां की बात करें, जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान को, सॉरी, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बन जाना और उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि प्लेटलेट्स जो हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, सिंपली, ठीक है, ये समझना है आपको। रक्त वाहिनियां देखिए, रक्त वाहिनियां यानी कि वो जो रक्त को लाने और ले जाने का काम करे, उनको बोलते हैं रक्त वाहिनियां, है ना, जो धमनियां और शिराएं करती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। कहाँ करता है? शरीर के अन्य भागों में करता है, ठीक है ना। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। जो रक्त है ना, उस रक्त में क्या हो जाती है? ऑक्सीजन घुल जाती है और शरीर के अन्य भागों में चली जाती है, ठीक है। रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती है, देखो, एक होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। ये यहाँ पे काम खत्म। धमनी और शिरा दो तरह की होती है। अब बात करेंगे धमनियां क्या होती है। धमनियां, है ना, तो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। आपका जो हार्ट है ना, हार्ट, वहां से ऑक्सीजन से युक्त जो रक्त है उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करती है कौन? धमनियां। यानी कि जो शुद्ध रक्त होता है ना, उस शुद्ध रक्त को हार्ट से लेकर शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम कर देती है कौन? धमनियां, राइट। इसी प्रकार से जो शिराएं होती है, वो क्या करेगी कि सब जगह से, शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त, अर्थात CO2 युक्त रक्त जो होता है, उसे इकट्ठा करती है सारे शरीर से, और रक्त, आपका हार्ट जो है, आपका हृदय जो है, उसमें लाकर डाल देती है उस अशुद्ध रक्त को, ठीक है ना। फिर यहां से क्या होता है, आगे आगे जाएगा वो अशुद्ध रक्त किधर? फेफड़े की ओर। ऐसा काम करता है सिस्टम, ठीक है, ओके। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है कौन बेटा? धमनियां। इसी प्रकार शिराएं वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध, समृद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, वो रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस, सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है। समझ में आ गया? यानी कि उधर से इकट्ठा करके वापस ले आएगी कहां पे? हार्ट में। यह काम करती है शिराएं। यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है किनमें? शिराओं में, और शुद्ध रक्त बहता है किनमें? धमनियों में। अपवाद आपने कल पढ़ाई था, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिराएं अपवाद है। फुफ्फुस धमनी में क्या होता है भैया? फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है ना, और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है, इसलिए ये दोनों क्या होती है? अपवाद होती है, एक्सेप्शन है, ठीक है, ओके। नाड़ी स्पंद, नाड़ी का स्पंद करना क्या होता है? देखो, हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी या नब्ज कहते हैं। हृदय की धड़कन है कि नहीं आपकी, इसमें आवाज आती है, आपने कभी गौर से सुना हो तो, लब डब की आवाज आती है। धड़कन से कौन सी आवाज आती है? हार्ट कैसी आवाज करता है? लब डब, लब डब, ठीक है। तो ये हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल, धमनियों में क्या होती है फिर? हलचल होती है, इसके कारण धमनियों में होने वाली हलचल,
है ना, उस हलचल को ही क्या बोलते हैं, नाड़ी या नब्ज कहते हैं, नाड़ी या नब्ज कहते हैं, ठीक है ना। अब स्पंदन दर की बात करें, है ना, रेट, प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। मतलब 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन हुआ आपकी धमनी में, है ना। ये यहाँ पे भी महसूस कर सकते हैं आप, इधर साइड में हाथ रख के, है ना, यहाँ नाड़ी पे, यहाँ पे हाथ रखेंगे कलाई पे, यहाँ पे आपको फील हो सकती है ना। अच्छे गौर से करोगे तो आप फील हो जाएगा कि यहाँ पे स्पंदन होता है, ठीक है, ऐसे। ओके, वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 बार प्रति मिनट होती है। 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो वयस्क व्यक्ति की, स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। यानी कि आराम की स्थिति में जो स्पंदन आएगा नाड़ी में, वो कितनी बार आएगा, 72 से 80 बार, ठीक है। हृदय की बात कर लेते हैं, जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। रक्त का एक माध्यम है इसमें, है ना। अब पदार्थों का परिवहन कौन करेगा, पदार्थों का परिवहन कौन करेगा, तो देखो, रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। पदार्थों का परिवहन तो रक्त ही करेगा, लेकिन उसको पंपिंग करने का काम कौन करेगा, रक्त को पंप करने का काम कौन करेगा, हार्ट करेगा। कौन करेगा, हृदय करेगा, ठीक है, यस। यह निरंतर धड़कता रहता है, निरंतर धड़कता रहता है, जीवन पर्यंत काम करता है, बैठने का काम ही नहीं है इसका, ठीक है ना, लगातार धड़कता है बेचारा। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है बेटा। कितने कक्ष होते हैं, कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं, है ना। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आलिंद कहलाते हैं, और निचले 2 कक्ष नीले कहलाते हैं। निचले नीले, ऊपर वाले आलिंद। तो 2 आलिंद और 2 नीले, ऐसा करके 4 कक्ष होते हैं आपके हृदय में। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ऐसा प्रश्न आता है, 4 कक्ष होते हैं, ठीक है बेटा। ओके, आगे देखिए, कक्षों के बीच का विभाजन, जो कक्ष, जैसा कि ये मैं आपको सिंपली बना देता हूं ऐसा, ठीक है ना, ये तो ये एक दीवार होती है कक्षों के भी। ये 4 कक्ष हो गए कि नहीं हो गए, 1 2, अच्छा इसमें ज्यादा हो गए कक्ष थोड़ा सा, ये हो गया यूं और यूं, ठीक है ना, 1 2 3 4 कक्ष हो गए। अब इनके बीच में ये जो दीवार दिख रही है आप लोगों को, ये दीवार, ये विभाजन करती है इन दोनों कक्षों का। तो एक तरफ तो होता है O2 युक्त रक्त और एक तरफ होता है CO2 युक्त रक्त, ठीक है। अब ये जो दीवार क्या करती है, इस O2 और CO2 युक्त रक्त को अलग रखती है, मिलने नहीं देती है, ठीक है ना। ये इसका मुख्य काम है, इसको बोलते हैं सेप्टम। इस दीवार को, इस विभाजन दीवार को क्या बोलते हैं, सेप्टम कहते हैं, ठीक है, ओके। तो कक्षों के बीच का विभाजन, ये दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध को परस्पर मिलने नहीं देती है, एक दूसरे से मिलने नहीं देती है, ठीक है, ओके। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप देखा है आपने ये? अरे भाई डॉक्टर साहब कान में लगाते हैं आपकी धड़कन सुनने के लिए, ऐसे लगाएंगे आपके हार्ट पे और इधर लगाएंगे अपने कान में, फिर आपकी धड़कन सुनेंगे क्या हो रहा है आपकी धड़कन में, बढ़ रही है, घट रही है, क्या स्थिति है बॉडी की, ठीक है ना। उस यंत्र को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। लाइनर ने इसकी खोज की थी, किसने की थी, लाइनर ने, या उसको लैनेक भी कहते हैं, है ना। स्टेथोस्कोप की बात करें तो चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए, स्पंद मतलब धड़कन, आपकी धड़कन को मापने के लिए, ठीक है ना, स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 के बीच की थी, ठीक है भाई। तो ये याद रखना है आपको कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने की। किसने की, विलियम हार्वे ने की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जिससे धड़कन को मापा जाता है या धड़कन को सुना जाता है, उस यंत्र का नाम क्या है, स्टेथोस्कोप, ठीक है, ओके।
अब बात करते हैं उत्सर्जन की, एक्सक्रिएशन की। एक्सक्रिएशन क्या होता है? तो देखो, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। सजीव है, अब सजीवों के शरीर में क्या होगा? वो भोजन करेंगे और भोजन करने से क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण भी होगा। अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो कोशिकाओं द्वारा की जाती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं उसे? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यस। तो भैया सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब उत्सर्जन में सारे अंग, जो किडनी वगैरह, फेफड़ा भी होता है, किडनी भी होता है, आपकी त्वचा भी होती है ना, ये सब मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। जो आपके बॉडी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, वो कहाँ निकाला जाना चाहिए? बाहर निकाला जाना चाहिए। ठीक है ना। रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है, और इसी प्रक्रम में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मानव उत्सर्जन में रक्त को छानने की व्यवस्था है नेचुरली। ठीक है ना। वो करती है कौन? किडनी, वृक्क। ठीक है, यस। यह व्यवस्था गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जो आपकी किडनी है ना, गुर्दा मतलब क्या? किडनी, है ना। तो वो गुर्दे में उपस्थित जो होती है रक्त कोशिकाएं, है ना, केशिका गुच्छ जिसको हम कहते हैं, ग्लोमेरुलस जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा कंप्लीट होती है ये प्रोसेस। कौन सी? रक्त को छानने की प्रोसेस, है ना। कोशिकाओं का वहां जाल बिछा रहता है गुर्दे में, ठीक है ना, वो रक्त को छानती है ना। अपशिष्ट पदार्थ या जो मूत्र वगैरह होता है, यूरिया जो होता है, उसको अलग कर देती है और शुद्ध रक्त को वो अलग कर देती है। कौन? वृक्क, है, क्योंकि वहां पर आपका रक्त छनता है। ठीक है, ओके, द्वारा उपलब्ध की जाती है। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जो उपयोगी है ना, शरीर के लिए उपयोगी, उस पदार्थ को वापस से अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है ना। और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। जो जल में घुला हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया वगैरह, है ना, अमोनिया, ये जो चीज है, कुछ लवण भी होते हैं, ये सब जल के साथ मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना। इस तरह से शुद्ध रक्त अलग हो जाता है, और अशुद्ध रक्त जो है या अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वो अलग हो जाते हैं और मूत्र मार्ग से बाहर हो जाते हैं। ठीक है। मूत्र मार्ग, मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है। आपकी बॉडी में बेटा ऐसी एक थैली होती है, मूत्राशय, ठीक है ना, और यहाँ से क्या लगा होता है, ये मूत्र मार्ग एक पेशी रचना है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक छिद्र होता है, और यहाँ से क्या हो जाता है, मूत्र बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। पेशी नली है, जुड़ी है नली, यस, है ना, इसको बोलते हैं क्या? मूत्र मार्ग। मूत्र रंध्र है, ये क्या है? ये रंध्र। रंध्र का मतलब क्या? छेद, मूत्र रंध्र, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये देखो मैंने छेद बनाया है यहाँ पे, ये तो नली हो गई मूत्र मार्ग, और इस मूत्र मार्ग में ये छेद होता है। ठीक है ना। इस छेद के द्वारा ही क्या होता है? मूत्र बाहर निकलता है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्या? मूत्र रंध्र। रंध्र का मतलब क्या? छिद्र, है ना। वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में, है ना, वयस्क व्यक्ति जो होता है वो सामान्यतः 24 घंटे में 1 से लेकर 1.1 से लेकर 1.8 लीटर मूत्र करता है। यानी कितनी सुसु का त्याग करता है रोज? 1 लीटर से लेकर 1.8 लीटर, यानी कि लगभग 1.5-2 लीटर के आसपास कितना मूत्र का त्याग वो दिन भर में, मतलब उतना उत्सर्जन वो कर देता है। ठीक है। कौन? एक वयस्क व्यक्ति। अब मूत्र में 95% जल होता है भैया। कितना होता है? जल, 95%। 2.5% यूरिया, इसमें 2.5% क्या होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आगे भी काम देगा आपको ये, है ना। ये याद रखिए कि मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, कितना प्रतिशत होता है। तो जल की मात्रा 95% है बेटा, और यूरिया की मात्रा कितनी है? 2.5%। और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं इसमें,
यानी कि लवण जो होते हैं वो होते हैं इसमें, है ना। यूरिक अम्ल जो होता है वो होता है इसमें, ठीक है ना। ओके, अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं लवण और यूरिया जल के साथ, जो लवण मिनरल्स जो होते हैं वो, और जो यूरिया है वो, ये जल के साथ स्वेद, स्वेद मतलब क्या, पसीना के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो लवण है ना, लवण, वो भी वो, और जो यूरिया होता है वो अब पसीना आता है कि नहीं आता आपको, आता है ना। उस पसीने के साथ में जल के रूप में कौन निकल जाते हैं, यूरिया भी निकलता है उसमें भी, और लवण भी निकलते हैं, ठीक है ना। हाँ, पक्षी, पक्षी हो गए, कीट और छिपकली में अर्धघन यानी कि सेमी सॉलिड, अर्धघन मतलब सेमी सॉलिड, जो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं, अर्ध मजबूत यानी कि ठोस, अर्ध ठोस कह सकते हैं आप, ठीक है ना, आधा ठोस। पक्षी हो गया, कीट हो गया और छिपकली में आधा ठोस सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो आपसे पूछेगा प्रश्न कि पक्षियों में किसका उत्सर्जन होता है, कीट में किसका उत्सर्जन होता है ना। तो आप कहेंगे यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। किसका होता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है, ठीक है। ओके, पादपों में पदार्थों का परिवहन, पादपों में पदार्थों का परिवहन, ठीक है। देखो, पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। यहाँ मूलों का मतलब क्या, जो जड़ होती है ना पादपों में, जड़, वो तो पादप जड़ द्वारा जल को भी, अब जड़ अंदर रहती है ना जमीन में, और जमीन में पानी भी रहता है अंदर, है ना। ट्यूबवेल लगवाई होगी ना आप लोगों ने, हाँ, तो पानी निकलता है ना जमीन में से, उसी की बात कर रहे हैं। वो जड़ ले लेती है, उसको खींच लेती है जल, उस पानी को अंदर ही अंदर, ठीक है ना। तो जल और पोषक तत्व जो होते हैं ये दोनों किससे, मृदा से अवशोषित होते हैं। जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी में से जल को भी, और लवण जो होते हैं, खनिज लवण, उन और पोषक तत्व जो होते हैं उनको खींच लेता है कौन, पादप मूल या पादपों की जड़, ठीक है। आगे, जल और खनिज तत्वों का परिवहन, जल और खनिजों का परिवहन। तो देखो, पादप मूलों अर्थात जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं, और मूलों में मूलरोम होता है। देखो भैया, जल और खनिजों का परिवहन की अगर बात करें तो जो पादप मूल है उनके द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित किया जाता है, यह भी पढ़ा आप लोगों ने, है ना। और जो ये जड़ें होती है ना, मूल जो होती है उनमें मूल रोम पाए जाते हैं, यानी कि बाल पाए जाते हैं, है ना। वो बाल भी क्या है, वो बाल भी इस जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, मूल रोम जिनको बोलते हैं, है ना। मूल में यानी कि जड़ में जो बाल पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मूल रोम, ठीक है ना। ऊतक किसी चीज में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। ऊतक पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है ना। और ये क्या करते हैं कि किसी भी जीव में किसी कार्य विशेष को कंप्लीट करते हैं। ये काम है किसका, ऊतक। हालांकि ऊतक होता क्या है, तो अभी मैंने बताया था शुरुआत में आपको कि कोशिकाओं का जो समूह होता है बेटा, द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड ऑफ टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है, ठीक है। जाइलम की बात करते हैं इसमें, तो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में संवहन ऊतक होता है। भैया क्या, जल और पोषक तत्व की जरूरत है कि नहीं, और शरीर के प्रत्येक अंग को जरूरत है, किसमें, पादपों में भी, है ना। तो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में संवहन ऊतक, लाने और ले जाने के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं, है ना। उनको कहते हैं क्या, जाइलम, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए। यानी कि जड़ में जो पोषक तत्व प्राप्त हुए हैं, अब वो जड़ में तो नहीं रह जाएंगे, इन पोषक तत्वों की जरूरत, खनिज लवणों की जरूरत पादप में जो अन्य भाग है उनको भी पड़ेगी, है ना। तो वहां तक ले जाने का काम इन खनिज लवणों को, जल को, किसका है, जाइलम ऊतक का है। किसका है, जाइलम ऊतक का। इसके बाद फ्लोएम ऊतक, यह भी एक ऊतक है। भोजन को पादप के सभी भागों में संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है। भैया जो फ्लोएम ऊतक होता है ना, जो पत्तियों में बना भोजन होता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो पत्तियों में भोजन बनता है, उस भोजन को पादप के समस्त भागों में पहुंचाने का जो काम करता है वो फ्लोएम ऊतक करता है। कौन करता है, फ्लोएम ऊतक करता है, ठीक है। ओके,
जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का क्या करते हैं बेटा, परिवहन करते हैं। क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, पादपों का परिवहन करते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन वेपोराइजेशन, ठीक है, पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। जो पौधे होते हैं ना, वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निर्मुक्त करते हैं, निकालते हैं, जल निकालते हैं, है ना। ओके, आगे देखिए, पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। जो मिट्टी होती है ना, उससे क्या ले लेते हैं, पादप मृदा से खनिज ले लेंगे और पोषक तत्वों को और जल को अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, ओके, ये काम करते हैं भैया पादप, और पादप की जो जड़ होती है खासकर वो। आगे बात करें बेटा, तो आगे बात करेंगे कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। ठीक है, देखें, रंध्र, रंध्र की बात करें तो भोजन का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन, जल का अवशोषण या फिर जल का परिवहन। तो रंध्रों के द्वारा बेटा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है पौधों में। ठीक है, इसके साथ जाइलम में क्या होता है, जाइलम जल का अवशोषण करेगा, जल का परिवहन करेगा, भोजन का परिवहन करेगा, है ना। तो बताइए, जल का अवशोषण करेगा कि भोजन का परिवहन करेगा, जाइलम तो करेगा नहीं, जल का परिवहन करेगा, जल को लेगा और जल का परिवहन करेगा, तो जाइलम जल का परिवहन करेगा। ठीक है, मूल रोम क्या करेंगे, मूल रोम जल का अवशोषण करेंगे। क्या करेंगे, जल का अवशोषण करेंगे। ठीक है, और फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम पत्तियों में बना भोजन का परिवहन करेगा, है ना। तो फ्लोएम भोजन का परिवहन करेगा। क्या करेगा, भोजन का परिवहन करेगा। ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा। आगे बात देखो, उत्तर देखो, रंध्र वाष्पोत्सर्जन, जाइलम जल का परिवहन, जाइलम जल का परिवहन, मूल रोम जल का अवशोषण, मूल रोम जल का अवशोषण, फ्लोएम, फ्लोएम ये यहाँ फ्लोएम लिखा है, ठीक है ना, भोजन का परिवहन या फ्लोएम। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर, आगे बढ़े। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर आपने पाठ को अच्छी तरह पढ़ा होगा, है ना, तो आप इस रिक्त स्थान को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हृदय से रक्त का शरीर, हृदय से रक्त का शरीर शरीर के सभी अंगों में परिवहन के द्वारा होता है। अभी बताया था मैंने, हार्ट से शुद्ध रक्त कौन ले जाएगी, धमनियां ले जाएंगी। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे हम क्या, धमनी, या धमनियों के द्वारा। किनके द्वारा, धमनियों के द्वारा होता है। हृदय से रक्त का, जो हार्ट है वहां से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन धमनियों के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखिए, हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है। आरबीसी लिख दीजिए आप लोग यहाँ पे, या हिंदी में लिखेंगे लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, धमनियां और शिराएं के जाल द्वारा जुड़ी रहती है। धमनियां और शिराएं जो होती है वो किसके जाल द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, बताइए। ये आपके लिए छोड़ता हूं मैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है, किसके द्वारा जुड़ी रहती है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन कहलाता है, क्या कहलाता है, वैसे तो इसको सिंपल भाषा में बोलो तो धड़कन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि उसका लयबद्ध विस्तार और संकुचन, एक बार इस तरह से विस्तार होगा और दूसरी बार में क्या हो जाएगा, संकुचन। तो ये विस्तार और संकुचन क्या कहलाता है, ये धड़कन कहलाता है। क्या कहलाता है, धड़कन। ठीक है ना, इसको एक और शब्द के रूप में जाना गया है, देखते हैं क्या है वो, हृदय स्पंद भी कहते हैं। हृदय स्पंद का मतलब वही हृदय का धड़कना या धड़कन, हृदय का धड़कना, धड़कना ही क्या कहलाता है, धड़कन कहलाती है। ठीक है ना, ठीक है, तो आगे का प्रश्न है, यहां पे लिखना आपको हृदय स्पंदन। ठीक है ना, क्या लिखोगे, हृदय स्पंदन। आगे उत्तर दिया हुआ है वैसे। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद है, सबसे मेन उत्सर्जित उत्पाद होता है बेटा यूरिया। क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, पसीने में जल और होता है, जल और क्या होता है, जल और लवण होते हैं, जल और लवण होते हैं। ठीक है ना,
वृक्क का अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं, वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उस अपशिष्ट को हम क्या कहते हैं, बताइए फटाफट से। ठीक है, तो पहला जो आंसर था आपका कोशिकाएं है ना, और जो द्रव रूप में आप निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, मूत्र निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर धमनियां और शिराएं क्या निकालती है, क्या के जाल द्वारा जुड़ी होती है, कोशिकाओं के जाल द्वारा, कोशिकाओं के जाल द्वारा। ठीक है ना, और रक्त अपशिष्ट पदार्थों के रूप में क्या निकालता है भैया, उसे हम मूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। ठीक है, वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में वाष्पोत्सर्जन, कौन, वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। अभिकर्षण मतलब खिंचाव बल, है ना, खिंचाव बल सहायता करता है। ठीक है, हो गया क्लियर। ये आंसर आप मिला लेना, ये यहाँ पे आंसर दिए हैं सारे के सारे, धमनियां, लाल रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, हृदय स्पंद, यूरिया, लवण, मूत्र और वाष्पोत्सर्जन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको। पादपों में जल का परिवहन होता है, पादपों में जल का परिवहन होता है। एक मिनट, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। ठीक है ना, बताइए पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होगा, तो जाइलम के द्वारा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये लिख दिया आंसर हमने, जाइलम के द्वारा। ठीक है ना, अगला दूसरा है मूलों द्वारा, मतलब जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर। बिल्कुल आंसर सही है बेटा, पंखे के नीचे रखकर। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा जाइलम के द्वारा, राइट। दूसरा आंसर पंखे के नीचे रखकर। ठीक है ना, हो गया क्लियर। पंखे के नीचे रखकर मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ओके। पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए भाई, परिवहन क्यों आवश्यक है, बताइए, समझाइए, है ना। तो देखो, पदार्थों का परिवहन पादप और जंतु दोनों में ही आवश्यक है। पादप में भी आवश्यक है तो जंतुओं में भी आवश्यक है। क्या, पदार्थों का परिवहन, क्योंकि इनकी सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भैया सभी कोशिकाओं को O2 की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, होती है ना, ताकि वह ऊर्जा उत्पन्न कर सके, ताकि वह पादप या जंतु ऊर्जा उत्पन्न कर सके, है ना। अब ऑक्सीजन अगर पहुंचेगी तो किसके माध्यम से पहुंचेगी, परिवहन का माध्यम है उसके पास, है ना। सभी कोशिकाओं को हमें अपने शरीर से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की जरूरत होती है कि नहीं होती है। आपकी बॉडी से CO2 निकलता है, निकलता है। ठीक है ना, तो शरीर से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की जरूरत होती है। इन सभी पदार्थों का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में विशेष परिवहन तंत्र मौजूद है, आपकी बॉडी में, और साथ साथ पादपों की बॉडी में भी विशेष परिवहन तंत्र होता है ना, अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए, है ना। इसी तरह पादप में भी जल और भोजन के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र है। ठीक है ना, भोजन और जल के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, पादपों में भी पाया जाता है। ठीक है बेटा, ओके। तो आगे बात होगी, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। पट्टिकाणु मतलब क्या, प्लेटलेट्स, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, है ना, रक्त बहता रहेगा लगातार, है ना, और आप में खून की कमी हो जाएगी, है ना, ऐसा। तो देखो, पट्टिका की अनुपस्थिति में रक्त का थक्का बनना संभव नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग जो होता है ना, ब्लड क्लॉट, वो बनना मुश्किल है, संभव ही नहीं है। ठीक है ना, थक्का पट्टिकाणु की उपस्थिति में बनता है। थक्का कब बनेगा, जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स हो, है ना, यस।
पट्टिकाणु की उपस्थिति में बनता है। थक्का अत्यधिक रक्त को बहने से रोकता है। थक्का आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जो रक्त बहता है बॉडी से बाहर, उसको क्या कर देता है, रोक देता है ना। ओके, रंध्र क्या है और रंध्रों के दो कार्य बताइए। जो छिद्र, रंध्र का मतलब क्या, छिद्र, काम बता देते हैं। पत्तियों की सतह पर वायु एवं जलवाष्प के आदान प्रदान के लिए, वायु एवं जलवाष्प के विनिमय के लिए या आदान प्रदान के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र नहीं रहे दादा, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। सूक्ष्म, बहुत छोटे 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 छेद होते हैं उसमें, उन छेदों को क्या कहते हैं, उनको रंध्र कहते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं, वायु का आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं। पौधे को वायु की आवश्यकता होती है कि नहीं, लेते भी और छोड़ते भी है, तो वायु का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जल का वाष्पीकरण भी इन्हीं से होता है। जल का, वाटर का जो वेपोराइजेशन होता है वो इन रंध्रों के द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, यस, तो जल का वाष्पीकरण भी इन्हीं से होता है। क्लियर है बेटा, ओके। क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है, यस। पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज को अवशोषित करते हैं। ठीक है ना, अब अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। और ये यहां तक छोड़ना है, ये बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है ना, यहां से तो यहां तक, यहां से आगे बढ़ा देना। बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं और जल अवशोषित करते हैं, है ना। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। अब जितना भी जल अवशोषित करेगा पादप, क्या वो सारा उपयोग कर लेगा, क्या नहीं करेगा। तो जो अनुपयोगी जल है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा उड़ जाता है। ठीक है ना, हाँ, जैसा आपने देखा होगा कि किसी पादप के ऊपर पानी भरा रहता है, जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर, आम के पत्ते पे पानी देखते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो पानी खत्म, क्या हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया। क्या हो गया, हाँ, वेपोराइजेशन हो जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से, जो पत्ती होती है ना उनकी सतह पर छेद पाए जाते हैं, छेद, उन छेदों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। ठीक है ना, जल क्या हो जाता है, उन छेदों के द्वारा वाष्पित हो जाता है। ठीक है ना, पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण अर्थात खिंचाव विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है, खिंचाव विकसित हो जाता है उससे। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण अर्थात खिंचाव, जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं उनमें जल का जो खिंचाव होता है वो इसी प्रकार होता है। किस प्रकार से, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा करने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, ओके। रक्त के घटकों के नाम बताइए। जो रक्त के घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनके नाम बताने हैं आपको, है ना। तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, ये क्या है, प्लाज्मा, ये रक्त के घटक होते हैं। ठीक है, देखो, लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसी, इनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। ठीक है ना, अभी पढ़ चुके हैं आपके आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से आरबीसी या रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है ना, और ये इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उससे ही संयुक्त हो जाती है कौन, O2, Hb+O2, है ना। ये आपस में मिलते हैं और शरीर के समस्त भागों में O2 का परिवहन होता है। ठीक है ना, किसके द्वारा, हेमोग्लोबिन के द्वारा, है ना। श्वेत, यहां पे लिखा हुआ है बेटा श्वेत, क्या लिखा हुआ है, श्वेत, ये लिखा ना, श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब WBC। ठीक है ना, कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, है ना, समझ में आ गया। तो ये WBC का काम है रोगाणुओं को नष्ट करने का। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पट्टिकाणु, ये जो लिखा हुआ ना जार वगैरह, ये नहीं है,
ये पट्टिकाणु है यहाँ पे, पट्टी काणु यानी कि प्लेटलेट्स जो है आपका, रक्त बिंबाणु जो है वो, ये रक्त का थक्का बन जाना, उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें पट्टिकाणु कहते हैं। ये पट्टिकाणु है, यानी कि ये लिखा हुआ है कि जो पट्टिकाणु होते हैं वो क्या है, वो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, प्लेटलेट्स कहते हैं। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है भैया, क्यों होती है बताइए, सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है भैया? रक्त नहीं होगा तो ऊर्जा कैसे मिलेगी? क्यों? क्योंकि रक्त के द्वारा ही क्या जा रहा है, O2 जा रहा है, और O2 से ही क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है ना। देख लेते हैं, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? निम्नलिखित कारणों की वजह से शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है। देखो भैया कारण क्या है, यह फेफड़ों से ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक करता है। सभी कोशिकाएं लिखा रहा है बेटा यहाँ पे, है ना। तो जो फेफड़ा है वहां से शरीर की सभी कोशिकाओं तक O2 को ले जाने का काम कौन करेगा? रक्त करेगा, ठीक है ना। उसी में मिलके जाएगा आपका रक्त, सॉरी ऑक्सीजन, ठीक है। फेफड़ों से ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर के समस्त कोशिकाओं तक करता है, और यह हमारे शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वहां से इकट्ठा करके लेके आएगा और कहां पहुंचा देगा? फेफड़ों तक, और फिर फेफड़े निकाल देंगे बाहर, ठीक है ना, ताकि वह उसे छोड़ सके। फेफड़ों तक पहुंचाता है ताकि वह उसे छोड़ सके। यह हमारे शरीर के ताप को एक समान बनाए रखता है भैया। शरीर के ताप को, टेम्परेचर को बनाए रखता है कौन? आपका अपना रक्त, ठीक है, यस। यह हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से भी लड़ता है। WBC के रूप में ये क्या करता है? शरीर में होने वाले जो बीमारी होती है, जो रोगाणु होते हैं, उनको खत्म कर देता है, ठीक है ना। तो ये इस कारण से रक्त की आवश्यकता पड़ती है ना। ओके, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है ना। तो रक्त का लाल रंग लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना, तो हीमोग्लोबिन एक कारण है जिसकी वजह से आपका रक्त कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। ओके, आगे बात कर लेते हैं बेटा। 17 हृदय के कार्य बताइए। आपका हार्ट क्या क्या काम करता है ये आपको बताना, ठीक है। बताइए, एक तो बताओ, ठीक है, मैं बता देता हूं, है ना। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। किस रूप में काम करता है? पंप के रूप में काम करता है। पंप के रूप में काम करता है, जिससे रक्त को पंप करता है ये, है ना। और फिर रक्त में O2 मिलकर और भोज्य पदार्थ मिलकर सारे शरीर में चले जाते हैं। तो पंप का काम कौन करता है? कौन करता है? हृदय करता है ना। 300 ग्राम का, 250, 300 ग्राम का होता है ना। महिलाओं की बात करें हृदय के मामले में, तो ये पुरुषों की तुलना में 50 ग्राम थोड़ा कम होता है ना। 50 ग्राम यानी कि ऐसा कह सकते हैं आपके 250 ग्राम अगर महिलाओं में वजन होता है हार्ट का, तो पुरुषों में कितना होता है? 300 ग्राम, 50 ग्राम कम वजन के मामले में, ठीक है। मुट्ठी की आकृति का ऐसा रहता है ये, है ना, जीवन पर्यंत बिना रुके। हाँ, यह निरंतर धड़कता रहता है। हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। बिना रुके रक्त को पंप करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। कब तक? जीवन पर्यंत, आजीवन। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। आपने देखा होगा थोड़ा सा टेढ़ा रहता है ना, बाईं ओर झुका रहता है थोड़ा सा, छाती की गुफा में है ये। हमारे हृदय का आमाप मतलब क्या? साइज लगभग हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। कैसा होता है? मुट्ठी के बराबर होता है साइज जो होता है। हृदय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से संबद्ध या संयुक्त रक्त परस्पर मिलने नहीं देता है। जो O2 और CO2 वाला रक्त होता है ना, उसको मिलने नहीं देता है। बताया था ना, सेप्टम एक दीवार होती है बीच में, उसके कारण। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष नीलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच की दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने से
रोक देती है, मिलने नहीं देती है। ठीक है ना, ये बात कई बार हम पढ़ चुके हैं कि O2 और CO2 युक्त जो रक्त होता है उसे मिलने से रोक देती है कौन? जो सेप्टम होता है, वो जो दीवार होती है, आलिंद, दोनों आलिंदों और दोनों नीले के बीच में एक दीवार होती है। ठीक है ना, ठीक है। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? जो खराब पदार्थ है, वेस्टेजियल मटेरियल जो है, उसको शरीर द्वारा बाहर निकालना क्यों जरूरी है? बताइए आप, क्यों जरूरी है? चलो, हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ बनाती है और यह पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और इन्हें उत्सर्जित करना आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। यदि हम उनको नहीं निकालेंगे भैया तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जहर फैल सकता है अंदर ही अंदर, बॉडी के अंदर, है ना। हाँ, तो वो जहर क्या होगा हमारे लिए? फिर हानिकारक हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा लेसन आज कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे साथ और रखिए अपना ख्याल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।